डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्टैंड थोड़ा सॉफ्ट किया है कि बाकी सारे डिमांड्स को तो शायद हम मीट कर भी लें, लेकिन तो बैंकों में अगर आप देखेंगे ना तो दो तरीके की कहानियां हैं। अगर फाइनेंस सेक्टर में रहना है तो सेफ्टी को देखना है, और इस वक्त ये बैंक्स ज़्यादा सेफ लग रहे हैं। इसके अलावा मैं किसी आईटी के दूसरे स्टॉक्स की तरफ अगर मैं एफआईआई की बात करूं तो एफआईआई की स्ट्रेटजी क्या होती है कि तो जैसा कि मैंने चार्ट में दिखाया कि पिछले 3-4 दिनों के कंपैरिजन में अभी भी चांसेस हैं कि मार्केट यहां से सर ये अप्रैल 2 तो नज़दीक आ रहा है और रोज़ नए नए खबरें आ रही हैं, तो लेटेस्ट आपको क्या लगता है सिचुएशन कहाँ जा रही है? ये बात सही है कि रोज़ नई नई खबरें आ रही हैं, और कई खबरें तो ऐसी आ रही हैं जो हमारे मार्केट्स में कुछ थोड़ा तूफान भी मचा सकती हैं। तो अगर आप देखिए, मैंने परसों के वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्टैंड थोड़ा सॉफ्ट किया है। तो वो अब कह रहे हैं कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ से थोड़ा लीनियंट होगा, हो सकता है कुछ रिलैक्सेशन केस टू केस बेसिस पर दिया जाए, हो सकता है कंट्री स्पेसिफिक रिलैक्सेशन दिए जाए, हो सकता है सेक्टर स्पेसिफिक रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि उनको भी रिटेलिएशन का डर है। लेकिन हमारे जो देश के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो जो अगर हम खबरों की माने, कई मीडिया हाउसेस ने इसे रिपोर्ट किया है कि हम रेडी हो गए हैं काफ़ी आइटम्स में जो टैरिफ हम लगाते हैं उसे हटाने के लिए, यानी कि एक तरीके से जून की डिमांड थी उसे हम मानने के लिए काफ़ी हद तक तैयार हो गए हैं, ऐसा कई मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट किया है। तो सर मार्केट के लिए ये खबरें पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? देखो, हमारे मार्केट्स के लिए तो इसमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके, अगर हम देखें तो यूएस ने क्या डिमांड्स किए हैं हमसे, और ये मैं मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पर बोल रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज एज कोटेड इन मीडिया रिपोर्ट्स कि यूएस से बोल रहा है कि आप ड्यूटीज़ को कट करिए कार्स में, मोटरसाइकिल्स में, अल्कोहल्स में, केमिकल्स में, टेक्सटाइल्स में एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। अब आप देखिए, ये ड्यूटीज़ इतने सालों से, दशकों से हमने लगा के रखी थी, और अमेरिका को उससे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं थी, कभी किसी ने क्वेश्चन रेज नहीं किया। तो पहला क्वेश्चन है कि हमने ये क्यों लगाया था? हमने इसलिए लगाया था ताकि हम अपने इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें, और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होता तो हम इसे पहले ही हटा चुके होते। तो ये एक रीज़न है, हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारी इकॉनमी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने लगाया था। लेकिन अब ऐसा लगता है, अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने, तो अब इसमें टैरिफ्स को या तो रिड्यूस किया जाएगा या इसे कंप्लीटली हटाया जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि बाकी सारे डिमांड्स को तो शायद हम मीट कर भी लें, लेकिन एग्रीकल्चर का जो मामला है ना, वो काफ़ी सेंसिटिव है, और उसमें हम शायद उनकी सारी शर्तों को मानेंगे या नहीं मानेंगे अभी कहना मुश्किल है, लेकिन अगर मानेंगे तो उसका यहाँ पर जो पॉलिटिकल, चूँकि वो थोड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव होता है एग्रीकल्चर, तो उसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में पड़ सकता है, और इसको लेकर जो है अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट सरकार थोड़ी चिंतित है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी तक ऐसा लगता है कि एग्रीमेंट नहीं हुआ है। बाकी सेक्टर्स में काफ़ी हद तक ऐसा माना जा रहा है कि सरकार एग्री कर गई है ड्यूटीज़ को हटाने के लिए या कम करने के लिए। पर सर ये एग्रीकल्चर सेक्टर का मामला आखिर है क्या? देखो, एग्रीकल्चर, हम काफ़ी अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ आते हैं, आलमंड्स, कैश्यूज़, पिस्ताचियोज़ हो गए, और किनोवा हो गया, काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं, ओट मिल्स हो गए। तो ये प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो अमीर लोग खाते हैं। इसमें आप जो फ्रूट्स को भी आप ले लो, एप्पल्स हो गए, वॉशिंगटन एप्पल्स हो गए, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, एप्पल साइडर विनेगर हो गया अमेरिका का, इनफैक्ट मैं भी कभी कभी यूज़ करता हूँ। तो ये प्रोडक्ट्स आते हैं, अब उनमें टैरिफ्स लगते हैं तो वो महंगे हैं। अब इनमें टैरिफ्स को हटाने की वो डिमांड कर रहे हैं। अब
ये प्रोडक्ट्स तो चलो आप टैरिफ हटा दिए या कम कर दिए, तो इनका कंजम्पशन आम आदमी तो नहीं करता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो उनकी डिमांड है कि वीट भी हम भेजेंगे, उस पर से भी ड्यूटी हटाओ, मेज़ से ड्यूटी हटाओ, कॉर्न से ड्यूटी हटाओ, ये अगर हो गया तो भाई इसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे जो किसान हैं उस पर उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो हम जानते हैं कि किसानी हमारे जीडीपी का एक बड़ा परसेंटेज है, तो वो तो इकॉनमी, रूरल इनकम, एफएमसीजी कंपनीज, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, तो अगर ओवरऑल इसको भी हम लोग इंक्लूड कर लें तो मामला पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव? नहीं, देखिए, अगर उनकी हर डिमांड को हम मीट कर लेते हैं, खास करके एग्री प्रोडक्ट्स पे अगर टोटली हम एग्री कर लेते हैं, तो देखो इम्पैक्ट तो पड़ेगा, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। कितना हम मानते हैं, कितना ड्यूटीज़ कट की जाती हैं, कितना इम्पैक्ट पड़ता है, वो तो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर आप उनके प्रोडक्ट्स और हमारे प्रोडक्ट्स को सेम लेवल पर ले आओगे, मुझे लगता है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। सर एक बात बताइए, ये क्रूड का क्या चक्कर है? क्या हमें यूएसए से ऑयल ख़रीदनी होगी? और अगर हम ख़रीदते हैं तो फिर ये पॉजिटिव न्यूज़ होगा हमारे लिए कि नेगेटिव न्यूज़ होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया का हम काफ़ी क्रूड खरीदते थे, और वो क्रूड को हम प्रोसेस करके रिलायंस वगैरह ये यूरोपियन कंट्रीज़ को भी बेचते थे। ये काफ़ी टाइम से चल रहा था, रिलायंस ने काफ़ी पैसा बनाया। साथ ही हम वेनेजुएला से क्रूड खरीदते थे। आज से 6-7 साल पहले अगर देखेंगे तो हम 3rd नंबर के इंपोर्टर थे क्रूड के, और आज भी हम 50% उनका क्रूड खरीदते हैं। चाइना भी काफ़ी खरीदता है, ओके। और हम वेनेजुएला से क्रूड इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो काफ़ी में सस्ता देता है। सस्ता इसलिए देता है कि उनका जो क्रूड होता है उसको प्रोसेस करना आसान नहीं है, और हमारी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है और इंडियन ऑयल है, इनके पास कैपेबिलिटी है, तो वो ले लेते थे सस्ता, और हमें सस्ता क्रूड मिल जाता था। अब डोनाल्ड ट्रंप जी कह रहे हैं भैया क्रूड भी हमसे लो, और साथ में ये बोल रहे हैं कि जो वेनेजुएला से क्रूड लेगा उस पर हम एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। अब सिचुएशन ये आ गई है कि रिलायंस जो के लिए पास जो क्रूड आ रहा था, अब वो भी लेने से मना कर दिया। वो टैंकर अभी मिडवे है कहीं, तो अब वो इंडिया में आकर फिर ब्लैक मार्केट में बिकेगा, ओके, या कहीं और जाएगा। तो अब आप सस्ता क्रूड आपको जो मिल रहा था अब नहीं मिलेगा, महंगा क्रूड खरीदेंगे आप, तो भाई फिर हो सकता है हमारे देश में क्रूड महंगा हो, और क्रूड महंगा होगा, ऑयल महंगा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रेट कट होंगे कि नहीं होंगे, तो ये तो एक उसका बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो इस सबका एक चेन रिएक्शन होगा। और अभी तक मैं जो रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि अब हमारा रशिया और वेनेजुएला दोनों का क्रूड इंपोर्ट एक तरीके से बंद हो गया है। ओके सर, टॉपिक थोड़ा बदलते हैं। बैंक के कई स्टॉक्स जो कि मल्टी ईयर के हाई पे ट्रेड हो रहे हैं सर, तो इनमें लिक्विडिटी और बाकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई क्या? ओके, तो बैंकों में अगर आप देखेंगे ना तो 2 तरीके की कहानियां हैं। एक वो कहानियां थी जो पिछले कई सालों से चली, क्योंकि उन्होंने अंधाधुंध क्रेडिट बांटे, लोन्स दिए, और अब उनमें स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। इसमें आप देखिए एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, आईडीएफसी बैंक्स, इन बैंक्स में हमें देखने को मिला। तो इनका कहानी क्या है कि पिछले सालों में इन्होंने काफ़ी लोन बांटे, इनके शेयर प्राइस में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला, और अब उसका स्ट्रेस इसमें देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ आप देखें तो हमारे बड़े बैंक है। बड़े बैंक कौन है? कोटक बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया। इनकी दूसरी कहानी, ये अब मल्टी ईयर हाई लेवल पर चल रहे हैं। अगर आप देखिए तो एचडीएफसी बैंक एक साल में 26% अप है, मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। पिछले कई सालों से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप हमारे पुराने फॉलोअर हैं तो करीब 3-4 महीने पहले हमने आपके साथ शेयर किया था कि बैंकों में अगर आपको पैसा लगाना है तो एचडीएफसी बैंक इज़ योर पिक।
मैं बैंक में नेगेटिव रहता हूँ, मैं HDFC बैंक में भी नेगेटिव हूँ, लेकिन मेरा ये व्यू था कि बैंक में लगाना है तो HDFC बैंक में लगाओ। 26% का रिटर्न, कोटक बैंक, ICICI भी 20% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहे हैं एक साल में। कोटक बैंक तो आई थिंक 4-5 ईयर्स के हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है, क्योंकि ये इन्होंने थोड़ा संभल कर खेला, अंधाधुंध लोन नहीं बांटे, ग्रोथ नहीं दिखाया, तो इनके स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया। तो अब चूंकि इन्होंने सेफ खेला, तो अब लोग बाकी के स्टॉक्स को डंप कर रहे हैं, इंडसइंड को डंप कर रहे हैं, बंधन को डंप कर रहे हैं, IDFC को डंप कर रहे हैं और इनमें पोजीशंस बना रहे हैं, क्योंकि अगर फाइनेंस सेक्टर में रहना है तो सेफ्टी को देखना है और इस वक्त ये बैंक्स ज़्यादा सेफ लग रहे हैं। अगर फंडामेंटल्स की बात करें, देखिए फैक्टर्स क्या है, ट्रिगर्स क्या है कि भाई रेट कट होगा, लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ हो रहा है, हालांकि अभी भी लिक्विडिटी का शॉर्टेज है, लेकिन फंडामेंटल फैक्टर्स में अगर आप देखें, जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल फैक्टर्स है, बैंक्स के परफॉर्मेंस है, उसमें कोई ऐसा मेजर चमत्कार नहीं हुआ है। अगर आप देखिए, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि लोन्स जो हैं, जो ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर में हमारे देखने को मिल रही है, वो सिर्फ 11% से, जबकि पिछले सालों में वो 20% से ज़्यादा के रेट से ग्रो कर रहे थे, तो वहाँ डिप आया है। और डिपॉजिट्स में भी कोई खास ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इनका धंधा काफ़ी चल रहा है, ये चलने की उम्मीद है। अब देखिए, आज कल में ही डेटा आया है, उसमें क्या दिखाया गया है कि जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है उसमें 30% की गिरावट आई है, होम लोन्स में 10% की गिरावट आई है। तो लोन्स जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि काफ़ी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि भाई इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स जो है, रिस्की बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स को डंप करके जो रिलेटिवली सेफर स्टॉक्स हैं उस पर पोजीशन बना रहे हैं। इसीलिए जो बड़े बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, जैसे कि मैंने कहा HDFC, ICICI, इंडसइंड, इनमें हमें आज रैली देखने को मिल रहा है और ये मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि पिछले कई सालों से अंडर परफॉर्म कर रहे थे। एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं? पहला, सही ट्रेंड को पकड़ना। दूसरा, सही टाइम पर एंट्री करना और ट्रेंड बदलने से पहले एग्जिट करना। तीसरा, इस तरीके से पोजीशंस बनाना कि सडन और बड़े लॉसेस ना हो। और चौथा, किसी भी हालत में अच्छे ट्रेड्स को मिस ना करना। तो अगर आप इन प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहते हैं तो आप हमारे ट्रेड फॉर लिविंग लाइव मार्केट वर्कशॉप को जरूर ज्वाइन करें। इस प्रोग्राम में हम बेसिक से लेकर एडवांस तो सिखाते ही हैं, साथ में आपको लाइव मार्केट में लाइव ट्रेड्स प्रैक्टिस भी कराएंगे। इस प्रोग्राम के पहले फेज में आपके साथ शेयर किया जाएगा ऑप्शंस के प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, जो कि आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके बाद आप 2 दिन का इवेंट ज्वाइन करेंगे, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एडवांस्ड ऑप्शन स्ट्रेटजीज जैसे कि डेल्टा, न्यूट्रल। इसके बाद आप जूम कॉल के थ्रू हमसे कनेक्ट करेंगे और हम आपके साथ मार्केट एनालिसिस के और भी एडवांस टॉपिक्स को शेयर करेंगे और फिर हम लाइव मार्केट में एक साथ ट्रेडिंग करेंगे, ताकि आपके जो भी डाउट्स हो उसे हम क्लियर कर सकें। लेकिन सिर्फ यही नहीं, आपके लिए एक और सरप्राइज है। अगर आप ये इवेंट ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा हमारा इन हाउस डेवलप ऑटो एल्वो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, जिसका इस्तेमाल करके आप बिना मैनुअल इंटरवेंशन के ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसमें उन स्ट्रैटेजीज को भी ट्रेड कर सकते हैं जो हम आपको इवेंट में सिखाएंगे। तो देर किस बात की, आज इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें या अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को विजिट करें। यस, आप भी बन सकते हैं प्रो ट्रेडर। इवेंट में मिलते हैं, सी यू देयर। तो सर, ऑडियंस के काफ़ी सारे सवाल हैं, आज पूछते हैं सर एक एक करके। दीपक जी का ये पूछना है कि सर, व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन लार्ज IT स्टॉक्स? ओके, तो लार्ज IT स्टॉक्स में आप लोग जानते हैं, जो मेरा पुराना हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि मेरा पिक क्या है। मेरा TCS पिक है। इसके अलावा मैं किसी IT के दूसरे स्टॉक्स की तरफ को मैंने अपने पोर्टफोलियो में कभी ऐड नहीं किया और ज़्यादा मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ। अगर इंडियन IT सर्विसेज कंपनी को आप देखेंगे
तो ये थोड़ा पिछले कई सालों से डिक्लाइन पे है और मुझे नहीं लगता कि अब ये दोबारा अपना वो लेवल पाएंगे, लेकिन इनका धंधा चलता रहेगा। ये कंपनीज काफ़ी एफिशिएंट कंपनीज हैं और अभी आपने देखा कि अभी इनका धंधा थोड़ा डाउन जा रहा है, तो अभी इन्होंने ले ऑफ्स करने शुरू कर दिए। ये हमेशा ऐसा ही करते हैं, ये अपने मार्जिन्स को मेंटेन करते हैं। एंड दीज कंपनीज आर वेरी कैश रिच कंपनीज। आई एम टॉकिंग अबाउट ये HCL, इन्फोसिस, TCS, इनके पास इतना पैसा है कि अगर वो 2 साल भी धंधा नहीं करेंगी तो कंपनी चलती रहेंगी और इंटरेस्ट के पैसे से ही सर्वाइव कर देंगी। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इनका अभी गोल्डन पीरियड है, लेकिन ये मुझे लगता है अभी भी इंडिया की 90% कंपनी से बेटर परफॉर्म करेंगी। और ये डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से जो भी टर्मोइल हो रहा है, इट्स अ टेम्पररी फेज, और मुझे लगता है कि वहाँ के कॉरपोरेट्स को हमारे IT सर्विसेज कंपनीज की ज़रूरत है और वो हमेशा रहेगी। जो ये AI, ऑटोमेशन, ये सब की वजह से उनके बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन अभी वो नए जो बिजनेस एवेन्यूज़ को तलाश रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो उसका उनको फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो लार्ज IT सर्विसेज कंपनी है ये अभी भी मार्केट में लोगों को रिटर्न्स देंगी, ऐसा मेरा मानना है। सर अगला सवाल आ रहा है मोहन जी की तरफ से। पिछले दिन का हमारा जो वीडियो था उस पे इन्होंने कमेंट डाला हुआ है कि वेरी वंडरफुल एनालिसिस सर, बट नेक्स्ट मंथ में शॉर्ट कैरी फॉरवर्ड किए हैं तो अप्रैल में शॉर्ट कवरिंग आके मार्केट बढ़ेगा क्या? ओके, तो देखिए ये एक साइकिल होती है। जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कभी भी गिरावट में शॉर्ट्स को नहीं बनाते हैं, वो हमेशा राइस में शॉर्ट्स को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि एक तो आसानी से बड़ी पोजीशंस वो खड़ी कर लेते हैं, क्योंकि रिटेल वाला उस वक्त खरीदने को रेडी रहता है, तो वो खरीदता है, ये बेचते हैं। ध्यान रहे कि जब वो पोजीशंस बनाते हैं तो वो बड़ी पोजीशंस बनाते हैं, और बड़ी पोजीशंस बनाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। अगर वो गिरते मार्केट में शॉर्ट्स करेंगे तो उसका 2 नुकसान होगा। पहला कि शॉर्ट्स उनको निचले स्तर पे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे वो शॉर्ट करेंगे प्राइजेस गिरते जाएंगे। दूसरा, उनको जो लिक्विडिटी चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो इस वजह से ऐसे सिचुएशन में ही वो शॉर्ट्स को बनाते हैं। तो अभी वो उस फेज में हैं जब वो अपनी पोजीशंस को बिल्ड कर रहे हैं। अब अगर मैं FIIs की बात करूं तो FII की स्ट्रैटेजी क्या होती है कि पहले वो डेरिवेटिव मार्केट में पोजीशन बनाते हैं, फिर वो इक्विटी मार्केट में सेल करते हैं, प्राइजेस को गिराते हैं, और जब गिरता है तब उनके शॉर्ट्स उनको प्रॉफिट में देते हैं, और फिर वो पोजीशंस को रिवर्स करते हैं। तो ये साइकिल चलता है। तो जो आप कवरिंग की बात कर रहे हैं, वो कवरिंग तो तब आएगी ना जब गिरावट हो जाएगी। अभी तो वो फेज चल रहा है जिसमें वो अपनी पोजीशंस को बिल्ड कर रहे हैं। तो जब मार्केट गिर जाएगा और तब वो शॉर्ट्स को कवर करेंगे, तब मार्केट ऊपर जाएगा। अभी जो फेस आप देख रहे हैं वो एक तरीके से कवरिंग का फेस है। अगर FIIs का आप इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा देखेंगे तो वहाँ पर उनके शॉर्ट्स अब कट हो रहे हैं और मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। सर राजेश जी का एक सवाल है यहाँ पे कि सर हाउ टू रोल ओवर एन ऑप्शन सेलिंग ट्रेड टू नेक्स्ट एक्सपायरी विदाउट बुकिंग लॉस, कैन इट बी डन? आई थिंक ये रिटेल की पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं सर। लॉस, बिना लॉस बुक किए तो देखो, वो तो अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है तभी आप कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप इतना हेवी लॉस में हैं और आप रोल ओवर करें और आपको लॉस ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखिए तो फ्यूचर्स में एक तरीका होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम स्प्रेड लाइनर कहते हैं। तो उसमें आप रोल ओवर आसानी से कर सकते हैं। उसमें आप बोलते हैं कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट और उस कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम इतना डिफरेंस हो तो एक तरफ बाय हो जाएगा, दूसरी तरफ सेल हो जाएगा एक ही ऑर्डर में। तो वो ऑप्शन रहता है। बट ऑप्शंस के केस में, कॉल पुट के केस में ऐसा कोई ऑप्शंस मेरी जानकारी में नहीं है। अगर कोई ब्रोकर देता होगा तो देता होगा, लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, आप नहीं कर सकते कि अगर आप भारी लॉस में हैं कि मैं रोल ओवर भी कर दूं और मेरा लॉस भी कवर हो जाए। ऑप्शंस में ऐसा पॉसिबल नहीं। ओके सर, तो अगला सवाल आ रहा है विशाल जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि सर जी, विथ ड्यू रिस्पेक्ट,
निफ्टी अप्रैल के फ्यूचर के प्रीमियम्स इतने कम कहाँ है सर? दे हैव नॉट बीन बिलो 23,584 इन लास्ट 3 days, दैट इज़ 24, 25 और 26. हाउ इज़ योर चार्ट बिलो विद रेड बार्स is showing Nifty April's premium today as around 22,700. From where can I get the data to confirm this, sir? Thank you. ओके तो बेसिकली प्रीमियम क्या होता है? फ्यूचर प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस. ओके तो इसका डिफरेंस को हम प्रीमियम कहते हैं. अगर पॉजिटिव में है, नेगेटिव में होता है तो डिस्काउंट हो जाता है. ये डेटा एनएसई के साइट पर अवेलेबल होता है और उसमें आप आज का भी जाके देख सकते हैं कि कितना प्रीमियम है, डिस्काउंट है. अगर आपको हिस्टोरिकल डेटा देखना है तो आपको फ्यूचर्स का अलग से निकालना पड़ेगा और स्पॉट का अलग से निकालना पड़ेगा, फिर उसको कंबाइन करके निकालना है. अब आपका जो क्वेश्चन था कि 200 से ऊपर का प्रीमियम था तो मैं कम कैसे कह रहा हूँ, तो पॉइंट ये है कि जब मार्केट में इतनी तेज़ी है तो हमारा प्रीमियम भी बढ़ना चाहिए कंपेयर टू पास्ट 3-4 डेज. तो जैसा कि मैंने चार्ट में दिखाया कि पिछले 3-4 दिनों के कंपैरिजन में प्रीमियम कम था और तेज़ी बढ़ी है, तो प्रीमियम आइडियली बढ़ना चाहिए क्योंकि एक तो एक्सपायरी 1 महीने दूर है, मार्केट में इतनी तेज़ी है और रोल ओवर हो रहा है तो बढ़ना चाहिए. वो उस हिसाब से नहीं बढ़ा और इसलिए हमने ये आपसे शेयर किया कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं सेल कर रहे हैं, रिटेल वाला खरीद रहा है. तो सर अमित जी पूछते हैं कि सर अहमदाबाद केवरे आवासो, मतलब व्हेन विल यू कम टू अहमदाबाद? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वेलकम टू अहमदाबाद. तो देखिए मुझे मौका मिला नहीं कभी गुजरात जाने का, हालांकि मैं इंडिया के मैक्सिमम स्टेट्स में घूम चुका हूँ. आप देखें तो कश्मीर से लेके केरला तक और इधर राजस्थान से लेके अरुणाचल तक मैं काफ़ी मैंने घूमा है, बट कभी अनफॉर्चुनेटली गुजरात जाने का मौका नहीं मिला. आप लोग बुलाइए, प्यार से ज़रूर आएंगे. सर आनंद राज जी पूछते हैं कि व्हेन विल वी गेट टू सी द अदर पर्सन आस्किंग क्वेश्चंस? अब ये तो भाई बहुत लोग बोलते हैं कि भाई तुम फेस क्यों नहीं दिखाते, तो बताओ क्यों नहीं दिखाते फेस, तुम बताओ. शक्ल में क्या रखा है सर? नो इशू, आप लोग वीडियो में इतना प्यार देते हैं लाइक और कमेंट के ज़रिए, पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार. सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं. तो आपके प्यार से जिस दिन हम लोग 1 मिलियन तक पहुंच जाएंगे दिखा देंगे अपना शक्ल सर. ओके सर, लास्ट हम लोग ऑडियंस का एक सवाल लेंगे राजीव जी का. ये पूछते हैं कि डू यू एक्सपेक्ट आरबीआई वुड रिड्यूस पॉलिसी रेट्स ऑन 9/4/2025? देखो इसमें काफ़ी वेरिएबल्स हैं. अगर ये ट्रम्प का वेरिएबल नहीं आता पिक्चर में तो हम ये मान के चलते कि ऐसा होना है, क्योंकि साइकिल ऑलरेडी रिवर्स हो चुकी है और बैंकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, तो ऐसा होना है. अब टैरिफ्स की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकॉनमी पर और ये क्रूड की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये तो अभी देखिए एनीबॉडीज गैस, हम नहीं कह सकते. तो मैं ये कहूँगा कि अगर ये टैरिफ्स की वजह से जो भी अप्रैल 2 के बाद होने वाला है, अगर मेजर इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पे नहीं पड़ता है तो इट्स अ डन डील. अगर आरबीआई ये एस्टिमेट लगता है कि इन एक्शंस की वजह से महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है आने वाले सालों में, तो शायद वो एक टोकन 0.25 का करें. अभी एक्सपेक्टेशन है 0.50% की, तो वो शायद ना हो. लेकिन अगर टैरिफ एक नॉन इवेंट साबित होता है और कुछ में बड़े बदलाव नहीं होते हैं तो 0.5% हो सकता है और फिर आने वाले क्वार्टर्स में भी उसके चांसेस हैं कि और कट्स होंगे. तो सर जैसा कि आपने कहा था कल के वीडियो में कि शॉर्ट्स जो हैं अगले महीने रोल ओवर हो रहे हैं, बट आज तो सर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ग्रीन में बंद हुए. तो सर अभी हम मार्केट को किस नज़रिए से देखें? देखिए अभी जैसा कि मैंने कल की वीडियो में कहा कि अभी 2-3 दिन हमें थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में रहना है. देखिए आज एक्सपायरी थी. एक्सपायरी जो है आप जानते हैं कि उसमें काफ़ी लोगों के इंटरेस्ट होते हैं. अगर आज का मार्केट भी आप देखें तो एक जोन में रहा, तो आज के मार्केट को कुछ ज़्यादा हमें रीड नहीं करना चाहिए.
कल फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद 3 दिन की छुट्टी है और फिर आने वाले दिनों में फिर अप्रैल 2 को इवेंट भी है, तो काफ़ी वेरिएबल्स इस वक्त हैं। अगर मैं इस वक्त मार्केट में देखूं तो मैंने फ्यूचर्स का डेटा आपके साथ शेयर किया कल। आज का अगर मैं ऑप्शंस का डेटा देखूं तो आज भी पुट कॉल रेशियो में डिक्लाइन है, वेरी अनयूजुअल। अगर इतनी बुलिशनेस मार्केट में होनी चाहिए तो पुट कॉल रेशियोज बढ़ने चाहिए। पिछले 3 दिनों से लगातार ड्रॉप कर रहे हैं। अभी अगर मैं अप्रैल ऑनवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट का पुट कॉल रेशियो देखूं तो 1.02, अभी 3-4 दिन पहले ये 1.39 था, तो इतना हमें ड्रॉप देखने को मिला है। अगर मैं चार्ट की बात करूं तो चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है कि 23,400 के आसपास एक गैप बना हुआ है, ओके। और मार्केट जब तक उस गैप को ऑनर करता है, वो आएगा ज़रूर इसको फिल करने के लिए, ओके। तो जब तक उसके ऊपर रहता है, और मैंने वो लेवल भी आपके साथ शेयर किया था कि 23,450, इससे ऊपर जब तक रहता है बुलिश रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से 1 सेकेंड लेग की रैली दिखाए, इसके पूरे चांसेस हैं। और वो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि FIIs की पोजीशंस लगातार इंडेक्स फ्यूचर्स में वो अपने शॉर्ट्स को कट कर रहे हैं। 1 लाख से नीचे उनके शॉर्ट्स आ गए हैं, जबकि कुछ हफ्तों पहले वो 2 लाख से ज़्यादा के शॉर्ट्स थे। तो लगातार उन्होंने अपने शॉर्ट्स को कट किए हैं और हम देख रहे हैं कि कैश मार्केट में भी उनकी बाय की पोजीशंस आ रही है। तो अभी भी होप है कि मार्केट्स यहाँ से 1 सेकेंड लेग की रैली दिखाए, लेकिन काफ़ी सारी अनसर्टिनिटी सिस्टम में आ गई हैं। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप का इवेंट है अप्रैल 2 का, ये मार्केट में प्राइस्ड इन नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी शॉक आता है तो मार्केट को वो बड़े संकट में डाल सकता है। हमें इस बात को ध्यान में रहना चाहिए। इसलिए अगर आप लॉन्ग्स आपके हैं, आप प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो इट्स बेटर कि आप अपने प्रॉफिट थोड़ा घर पे लेकर आएँ और अप्रैल 2 के बाद ही फ्रेश पोजीशंस बनाएं। तो ये वक्त ज़्यादा एडवेंचरस होने का नहीं है, हमें थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में रहना चाहिए।